द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजी साहित्य में हुए उस भारी बदलाव पर चर्चा करेंगे जिसने विक्टोरियन युग की मान्यताओं को कह सकते हैं कि जड़ से हिला दिया था। और हमारी चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो ये है कि क्या विक्टोरियन मूल्यों से ये जो अलगाव था ये एक ज़रूरी बौद्धिक विकास था जिसने साहित्य को नई ऊर्जा दी, या फिर ये एक अतिवादी प्रतिक्रिया थी जिसने साहित्य को आम पाठक से ही दूर कर दिया। बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये बदलाव आवश्यक था। इसने विक्टोरियन युग की जो पाखंडी और स्थिर मानसिकता थी उसे चुनौती दी। और मेरे विचार में ये बदलाव अति पर चला गया, इतना ज्यादा कि उसने साहित्य को आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया और कला के बजाय कला विरोध को बढ़ावा दिया। तो चलिए मेरे पक्ष से शुरू करते हैं। देखिए, हमें पहले ये समझना होगा कि विक्टोरियन मानसिकता असल में थी क्या। वो एक तरह से मन और आत्मा के सेकंड हैंड कपड़े पहने जैसी थी। सब कुछ एक उधार का लिया हुआ विश्वास था जिस पर कोई सवाल नहीं करता था। अधिकार, धर्म, समाज, सब कुछ पत्थर की लकीर था। एक तरह की आत्मसंतुष्टि थी, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लेखकों ने ठीक इसी पर हमला किया। उनका मूल मंत्र बहुत सीधा था, सवाल करो, जांच करो, परखो। उनका मानना था कि कोई भी सिद्धांत तब तक महज एक अंधविश्वास है जब तक व्यक्ति खुद उसकी जांच करके उसे स्वीकार न कर ले। उनके नाटक मेजर बारबरा में एंड्रयू अंडरशाफ्ट का एक कथन है जो इस पूरी नई भावना का प्रतीक है। वो कहता है कि दुनिया अपने पुरानी मशीनों को तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी नैतिकता और धर्मों से चिपकी रहती है। तो ये बदलाव उस सड़े हुए कबाड़ को हटाने जैसा ही था, जरूरी और स्फूर्तिदायक। मैं मानती हूँ कि कबाड़ हटाने की जरूरत थी, लेकिन इस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि घर की नींव ही खोद डाली गई। खासकर 1922 के बाद तो ये और भी साफ हो गया, जब जेम्स जॉयस की यूलिसिस और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड जैसी रचनाएं आईं, तो ऐसा लगा जैसे साहित्य ने संचार के राजमार्ग को छोड़कर एक गूढ़ किले में शरण ले ली है। ये आम पाठक से एक जानबूझकर बनाया गया अलगाव था। लेकिन क्या हर महान कला पहली बार में आम पाठक को समझ आ जाती है? क्या कला को पाठक को चुनौती नहीं देनी चाहिए? चुनौती देना एक बात है और जानबूझकर उसे दरवाजे के बाहर खड़ा कर देना बिल्कुल दूसरी। इस नए दौर ने एक तानाशाही बुद्धिकता को जन्म दिया जो सामान्य बुद्धि और पाठक का तिरस्कार करती थी। स्टुअर्ट गिलबर्ट ने जॉयस के काम की प्रशंसा करते हुए क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि उसे मानसिक अंडरवर्ल्ड की भीड़ से बचाया गया है। ये भीड़ कौन है? ये वही आम पाठक हैं जिनके लिए साहित्य लिखा जाना चाहिए। ये तो अभिजात्यवाद की पराकाष्ठा थी, और नतीजा ये हुआ कि कला की जगह कला विरोध ने ले ली, जहां साहित्यिक शिल्प कौशल को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। देखिए, आप जिसे एलिटिज्म कह रही हैं, मैं उसे एक तरह की मुक्ति कहता हूँ। विक्टोरियन लोग ये मानते थे कि उनके संस्थान, उनका घर, उनका साम्राज्य, उनका धर्म, ये सब स्थायी हैं, अंतिम है। लेकिन एच.जी. वेल्स ने इस धारणा को चुनौती दी। चीजों के प्रवाह के विचार से उन्होंने कहा कि दुनिया कोई स्थायी घर नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है जहां सब कुछ बदल रहा है। ये नजरिया ज्यादा यथार्थवादी और प्रगतिशील था, और सवाल पूछने की इसी बेचैन इच्छा ने ही तो प्रगति का मार्ग खोला। लेकिन इस तथाकथित मुक्ति ने आम लोगों के लिए क्या पैदा किया? एक आध्यात्मिक शून्य, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम। आपने उनकी वो चट्टान तो तोड़ दी, लेकिन उन्हें खड़े होने के लिए कोई नई जमीन नहीं दी। विक्टोरियन स्थिरता में, मैं मानती हूँ, पाखंड था, लेकिन उसमें एक व्यवस्था और गरिमा की भावना भी थी। जब आपने वो सब कुछ खत्म कर दिया तो नतीजा अराजकता था। पर क्या वो गरिमा सच्ची थी या महज एक दिखावा? सच्ची हो या झूठी, वो लोगों को एक साथ जोड़े हुए थी। शॉ के ही नाटक में पात्र बारबरा इस दर्द को खुद बयान करती है। वो कहती है, मैं जिस चट्टान पर खड़ी थी, जिसे मैं शाश्वत मानती थी, वो बिना एक शब्द कहे मेरे नीचे से खिसक गई और बिखर गई। आप सोचिए, ये अनुभव कई लोगों के लिए कितना विनाशकारी रहा होगा। ये मुक्तिदायक नहीं था, ये उन्हें अकेला छोड़ देने जैसा था। को नजरअंदाज कर रही हैं। शॉ और वेल्स जैसे लोग जो फैबियन सोसाइटी से जुड़े थे, वो तो समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे। उनका सिद्धांत था कि कला जीवन के लिए होनी चाहिए। उनका उद्देश्य साहित्य को समुदाय की बेहतरी के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, शुरुआती लेखक। ये इरादा बहुत जल्दी बदल गया।
बाद में क्या हुआ? ब्लूम्सबरी ग्रुप जैसे समूहों ने कला के लिए कला के सिद्धांत को एक अलग ज्यादा अभिजात्य रूप में वापस ला दिया। वो खुद को एक श्रेष्ठ मानसिकता का मानते थे और आम लोगों का तिरस्कार करते थे। पर क्या एक लेखक को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो सामाजिक संवाद के बजाय इंसान के मन की गहराइयों को टटोले? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी तकनीकें इसी का तो नतीजा थीं। आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पाठक के साथ संवाद की कीमत पर नहीं। उनके प्रभाव में साहित्य का उद्देश्य सामाजिक संवाद से हटकर बस व्यक्तिगत और गूढ़ अभिव्यक्ति बन गया, और ये साहित्य को आम जिंदगी से अलग करने की एक प्रक्रिया थी, जो बाद में अकादमिक आलोचना में और भी बढ़ गई, जहां साहित्य केवल विश्वविद्यालय के अभ्यास के लिए कच्चा माल बनकर रह गया। आप बार बार शिल्प कौशल की बात कर रही हैं। मैं ये नहीं मानता कि उसे नजरअंदाज किया गया। आप जिसे शिल्प कौशल का त्याग कहती हैं, मैं उसे नए रूपों का एक साहसिक प्रयोग कहूंगा। विक्टोरियन कलात्मक मानक पुराने और अपर्याप्त हो चुके थे। 20वीं सदी की नई और जटिल वास्तविकताओं को व्यक्त करने के लिए साहित्य को नए तरीकों और नई भाषा की सख्त जरूरत थी। एक मिनट, आप इसे साहसिक प्रयोग कह रही हैं, लेकिन जब ये प्रयोग ही पाठक को बाहर का रास्ता दिखा दे, तो क्या ये साहित्य की मूल जिम्मेदारी से भागना नहीं है? उसी पुरानी घिसी पिटी शैली में लिखा जाता रहता। नई सच्चाइयों को बयान करने के लिए नई भाषा चाहिए थी। लेकिन इस प्रयोग का नतीजा ये हुआ कि लेखन में रूप और शैली के प्रति एक व्यापक उदासीनता फैल गई। 1950 के दशक के स्वीकृत उपन्यासों और नाटकों ने जानबूझकर साहित्यिक शिल्प कौशल की अवहेलना की। ये प्रयोग नहीं था, ये अराजकता का उत्सव था। जब लेखक जानबूझकर अस्पष्ट और जटिल लिखते हैं, तो वे पाठक के साथ संवाद करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। टी.एस. इलियट का दावा था कि साहित्य और जीवन में कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनकी अपनी रचनाएं वो सिर्फ एक छोटे और विशिष्ट पाठक वर्ग तक ही सीमित थीं। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि 20वीं सदी की शुरुआत में साहित्य का ये बदलाव विक्टोरियन युग की आत्मसंतुष्टि और बौद्धिक आलस्य के खिलाफ एक आवश्यक और स्फूर्तिदायक प्रतिक्रिया थी। इसने हमें सवाल पूछना, जांचना और व्यक्तिगत विश्वास को महत्व देना सिखाया। हो सकता है कुछ प्रयोग अतिवादी लगे हों, लेकिन इस चुनौती के बिना साहित्य और समाज दोनों स्थिर हो जाते। और मैं अपनी बात दोहराऊंगी। मैं मानती हूँ कि बदलाव की जरूरत थी, लेकिन जो रास्ता चुना गया उसने साहित्य को एक छोटे बौद्धिक अभिजात वर्ग की संपत्ति बना दिया। उसने शिल्प कौशल, स्पष्टता और आम पाठक के साथ संवाद की एक लंबी परंपरा को गहरा नुकसान पहुंचाया। एक आध्यात्मिक शून्य पैदा करके उसने साहित्य के व्यापक सामाजिक और यहाँ तक कि मनोरंजक कार्य को भी कमजोर कर दिया। जाहिर है हम इस पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हैं कि विक्टोरियन युग से 20वीं सदी में संक्रमण साहित्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। बिल्कुल। क्या ये एक आवश्यक प्रगति थी या एक हानिकारक अतिवाद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर श्रोता स्रोत सामग्री में प्रस्तुत सबूतों के आधार पर स्वयं तलाश सकते हैं। इस विषय की जटिलताएं और भी गहरी खोज की मांग करती हैं।